हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉन टेक स्टडी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी से रिलेटेड क्राउन का शासन। और मैं आपको बता दूँ, कंपनी का शासन जो मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, थ्योरी एंड क्वेश्चन आंसर सब करा चुकी हूँ। अब ये बारी आई है क्राउन के शासन की। तो आज मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊँगी, इसकी थ्योरी भी पढ़ाऊँगी आपको एंड इसके एमसीक्यू भी कराऊंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो में आगे बनी रहिए। आइए चलते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला था। और ये क्राउन शासन आप देख ही रहे हैं, 1858 से 1947 तक चलेगा। तो क्राउन शासन का असली मतलब है कि भारत पर ब्रिटिश राजा या फिर कोई रानी का सीधा राज चलता था उनका। तो आते हैं पहले अधिनियम पर, जो कि है भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसमें मालिक बदल गया। ये आपको इससे याद रखना है कि मालिक बदल गया इस अधिनियम में। तो कहानी क्या है, पढ़ते हैं हम। 1857 की क्रांति ने अंग्रेज़ों को डरा दिया। उन्हें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को नहीं संभालेगी। पहले कंपनी का शासन चलता था, लेकिन अब क्राउन का शासन चलेगा। अब सरल शब्दों में अपन देखते हैं, कंपनी को नमस्ते कह दिया, यानी कि जो पहले चलता था कंपनी का शासन वो ख़त्म हो गया। कंपनी को नमस्ते कह दिया और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी के हाथ में आ गया। और बदलाव क्या हुए इसमें, अब गवर्नर जनरल को वायसराय महारानी का सीधा प्रतिनिधित्व कहा जाने लगा। ट्रिक क्या है इसकी, इसे भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम कहा गया, सिर्फ नाम के लिए। ये आपको याद रखना है। और ये गवर्नर जनरल को वायसराय महारानी, ये सब आपको याद रखना है ये सब। आइए चलते हैं अगले अधिनियम पे। तो भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909, ये तीनों अधिनियम है। इसमें भारतीयों की एंट्री हुई, इसमें भारतीयों के शासन शामिल किया जाने लगा इन अधिनियमों के बाद। जो भी ये तीन अधिनियम हैं, इन अधिनियमों के द्वारा भारतीयों को शासन में शामिल किया जाने लगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। अंग्रेज़ों को समझ आया कि अगर भारत पर राज करना है तो कुछ भारतीयों को भी साथ लेना पड़ेगा। शातिर थे अंग्रेज। अब चलते हैं 1861 के अधिनियम पर। तो इसमें क्या दिया गया है, पहली बार भारतीयों को कानून बनाने वाली मीटिंग्स में बिठाया। पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ, जैसे आज हमारे यहाँ रेल मंत्री, गृह मंत्री अलग अलग होते हैं, वैसे ही। अब आते हैं 1892 के अधिनियम पर, जो है भारतीयों को बजट पर बहस करने की इजाज़त मिली। मतलब बजट पर वो बहस कर सकते थे, पर वोट देने का अधिकार नहीं था। पर वोट देने का नहीं, ये समझना है आपको। अब आया 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ये है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये इम्पोर्टेंट है। यह फूट डालो और राज करो वाली नीति थी। क्या थी? फूट डालो और राज करो वाली नीति थी। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं इस वाले अधिनियम को, तो आपको ये याद रखना है। इन्होंने मुसलमानों के लिए अगला चुनाव सेपरेट इलेक्शन दे दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़नी शुरू हो गई। ये आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अगले अधिनियम पर। अब आया है भारत शासन अधिनियम 1919, जो कि आधा अधूरा हक है। इसमें आधा अधूरा हक। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य ये था, मैं बता दूं आपको, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। तो इसकी हम कहानी भी देखते हैं।
भारत विश्व युद्ध के बाद, जो भी भारत विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद भारतीयों ने आज़ादी मांगी, तो अंग्रेज़ों ने यह एक्ट दिया। आज़ादी मांगी तो अंग्रेज़ों ने ये वाला एक्ट दे दिया, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट। तो क्या हुआ इसमें, द्वैत शासन प्रांतों में शासन दो भागों में बांटा। द्वैत शासन का मतलब है दो भागों में बांटा। मुख्य विभाग पैसा पुलिस अंग्रेज़ों ने रखे और कम जरूरी विभाग शिक्षा स्वास्थ्य भारतीयों को दे दिया। दो सदन हुए, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई, इसी से मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड से ही हुई थी। तो आप समझ ही गए हैं, द्वैत शासन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। और इसमें मैं आपको बता दूं, लोक सेवा आयोग, इसी एक्ट के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, गठन हुआ। ये आपको याद रखना है। तो आप समझ रहे होंगे लोक सेवा गठन, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये यूपीएससी होता है, तो आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले अधिनियम पर, भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो अब आया है भारत शासन अधिनियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी अधिनियमों में से 1935 का अधिनियम। तो आज के भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी एक्ट से लिया गया है। आइए कहानी देखते हैं हम इसकी। यह सबसे बड़ा और लंबा दस्तावेज था। हमारे आज के संविधान का लगभग 60 से 70% हिस्सा यहीं से प्रेरित किया गया है। ये आईएमपी है। अब प्रांतीय स्वायत्त प्रांतों में द्वैत शासन हटाकर उन्हें पूरी आज़ादी दी गई। अब वह अपने फैसले खुद ले सकते थे, ये आज़ादी मिली थी उनको। शक्तियों का बंटवारा हुआ था। पहली बार सूचियाँ बनी, जैसे आज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और ख़ास बात इसकी क्या थी, इसी एक्ट से आरबीआई, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरह बना। फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह बना। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, बर्मा का अलग होना, यानी कि जो बर्मा है अपना, म्यांमार बोलते हैं उसको, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया है इसी अधिनियम में। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। फिर से लिखती हूँ, गलत थोड़ा सा इनसे नहीं आ रहा। बर्मा, जिसे बोलते हैं म्यांमार। क्या बोलते हैं इसको, म्यांमार। ये भारत से अलग कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले अधिनियम पे। यह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आज़ादी का ऐलान हुआ इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये भारत की आज़ादी का अंतिम दस्तावेज था। आइए इसकी हम कहानी देखते हैं। अब अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार थे 1947 में। बंटवारा किस किस में हुआ बंटवारा, भारत और पाकिस्तान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए इसमें। आज़ादी 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व देश बन गया। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको याद करना है। ब्रिटिश संसद का कोई कानून अब भारत पर लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं आप, ब्रिटिश संसद का कोई भी कानून अब भारत पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अब भारत आज़ाद हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे, 1858 से पहले व्यापार और शासन दोनों था, 1858 से पहले। लेकिन अब 1858 के बाद सिर्फ शासन रह गया। और फिर ये 1947 में तो सब अपना भारत आज़ाद हो ही गया।
तो आपको खुशी होनी चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी पढ़ने हैं। आइए चलते हैं बिना समय गवाए। ये 40 के 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? तो ये आपके ऑप्शन हैं 1853 का एक्ट, 1858 का एक्ट भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का अधिनियम। तो इसमें आंसर है आपका बी, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो मैं आपको इन सब का सभी क्वेश्चन का डिटेल भी पढ़ाऊँगी, सभी डिटेल बताऊँगी और आप ध्यान से देखिए वीडियो को। तो आइए इसका हम डिटेल भी देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम पारित किया। इसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 1858 के अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को किस नए नाम से जाना जाने लगा? तो इसका आंसर है सी, वायसराय। ये आप देख रहे हैं वायसराय। थोड़ा डिटेल देखते हैं। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये आपको याद रखना है, पहले वायसराय थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है अपना तीसरा, भारत सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन है आपका ए 1892 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। तो इसमें आंसर होगा आपका बी, 1858 का अधिनियम। आइए चलते हैं डिटेल देखते हैं इसका। भारत सचिव का नया पद बनाया गया जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन हुआ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 1861 से है ये क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो आंसर है आपका ए 1861 का अधिनियम। डिटेल देखते हैं। 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये 3 भारतीय थे, को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद की अनुमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई? 1892 में, 1861 में, 1935 में, 1919 में। तो इसमें आंसर है आपका बी, 1861 में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपको डिटेल भी देख लेना है। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को संकट काल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जिसे वैधता 6 महीने होती थी। जिसकी वैधता कितने महीने? 6 महीने होती थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली बोलते हैं इसको, को वैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? तो इसमें आंसर है आपका 1861 में मिली। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 1892 से है। भारत परिषद अधिनियम 1892 से, ये जो भी करा रही हूँ आप देखती है, जब तक करा रही हूँ तब तक 1892 के कब तक चलेंगे। तो क्वेश्चन है 7, किस अधिनियम ने भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी?
ऑप्शन है ये, आप देख लीजिए। 1861 का अधिनियम, 1892 का, 1909 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। तो आंसर है आपका बी, 1892 का अधिनियम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये डिटेल भी आपको देख लेना है। क्वेश्चन है आपका 8, भारत के अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा मानी जाती है? तो आंसर है आपका ए, 1892 का अधिनियम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 1909 से है, पार्लियामेंटो सुधार जिसको बोलते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनिकल इलेक्शन, सॉरी ये है कम्युनिकल इलेक्टोरेट का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर ही लॉर्ड मिंटो है। लॉर्ड मिंटो ने 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, तो जिन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, इसके बाद से कहा जाने लगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 10, वायसराय की कार्यप्रणाली परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादाभाई नौरोजी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर है आपका बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1900 डिटेल देखते हैं। 1909 के अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में विधि सदस्य, लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई? तो आप ऑप्शन देखिए, इसमें आंसर है आपका बी, 1909। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार अधिनियम 1919 से है ये क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मैं बता चुकी हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका 12, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो आंसर है आपका 1919 से। डिटेल देख लेना है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, जो कि है ये हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड, और आरक्षित, रिजर्व्ड, इसे द्वैत शासन कहा गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। तो केंद्र के 2 सदनीय विधायिका बाइकैमरलिज्म की स्थापना किस अधिनियम से हुई? ऑप्शन है आपके 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1961 का अधिनियम। इनमें से आंसर है आपका ए, 1919 का अधिनियम। तो विस्तार से देखते हैं। पहली बार केंद्र राज्य परिषद, अपर हाउस ऑफ विधानसभा, लोअर हाउस, यानी कि राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, विधानसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, का गठन किया गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट में था? तो इसमें आंसर है आपका 1919 में। तो ये आप देख लीजिए, आंसर है आपका सी, 1919। पीएससी का गठन 1919 में के एक्ट में था। अब इसका विस्तार देखते हैं। 1919 के अधिनियम के आधार पर ही 1926 में सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन का विस्तार सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन तक कर दिया गया? 1909, 1892, 1919, 1935। तो आंसर है आपका सी, 1919। डिटेल भी देखते हैं। 1909 में जो केवल मुसलमानों के लिए था, उसे 1919 में सिखों, यूरोपीय लोगों और ईसाइयों तक फैला दिया गया। इन सब में फैला दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र और प्रांतों के बजट को एक दूसरे से किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया? तो आंसर है आपका सी, 1919 के अधिनियम द्वारा अलग किया गया। तो अब क्वेश्चन है आपके 1935 से। आइए देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन है आपके 1919 का अधिनियम, 1935 का, 1947
का और 1909 का। तो आंसर है इसका इसमें 1935 का अधिनियम। विस्तार में देखते हैं। इसमें रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक संघ बनाने की योजना थी, लेकिन रियासतें शामिल नहीं हुई, इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो ऑप्शन है, ये देख लीजिए आप। आंसर है आपका 1935। 1935 के अधिनियम ने प्रांतों को स्वायत्त दी और केंद्र में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों की व्यवस्था की। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट। संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में, 1937 में, 1950, 1947। तो ऑब्वियसली आंसर आपका भी होगा 1937। 1937। तो विस्तार में देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस वेयर थे। कौन थे? सर मॉरिस वेयर। ये आपको याद रखना है। एंड नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन है 20। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुई थी? तो आंसर है आपका 1935। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान इसी अधिनियम में था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां संघ प्रांत समवर्ती किस अधिनियम की देन है? 1919, 1961, 1935, 1892। तो आंसर है आपका सी 1935। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। बर्मा यानी जिसको बोलते हैं म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया? तो 1937 में। आइए इसका डिटेल देखते हैं हम। 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में बर्मा को ब्रिटिश सरकार से पृथक कर दिया गया। ये याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो ऑप्शन संघीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, वायसराय गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद। तो आंसर है आपका सी वायसराय गवर्नर जनरल। ये आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पेश किया गया? तो आंसर है आपका बी 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को विधेयक पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश राजशाही की मंजूरी मिली। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अधिनियम ने भारत में वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा भारत में वायसराय का पद समाप्त हो गया? तो 1947 का अधिनियम। 1947 का अधिनियम। ये आपको याद रखना है। और जो है भारत पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल के पद बना दिए गए थे और स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ही वायसराय का पद इसमें समाप्त हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 26। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें आंसर है आपका बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि सी राजगोपालाचारी पहले गवर्नर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लिख देती हूँ यहाँ पे।
ये आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि सी राजगोपालाचारी पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल थे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। विभाजन के समय सीमाओं का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर है आपका बी, सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ। तो इन्हीं के नाम पे भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम रैडक्लिफ पड़ा। आइए देखते हैं। रैडक्लिफ की अध्यक्षता में ही 2 सीमा आयोग बनाए गए जिन्हें भारत पाकिस्तान की सीमा तय की गई। और आइए चलते हैं क्वेश्चन 28। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता किस अधिनियम की विशेषता थी? आंसर है आपका 1935। 1935 की अधिनियम तक अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद के पास ही थी, जिसे 1947 के एक्ट ने समाप्त कर दिया। ये याद रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला? तो आंसर है आपका बी, 1909। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1909 के अधिनियम के तहत मताधिकार का आधार क्या था? तो संपत्ति कर और शिक्षा, ये इसका आधार था। डिटेल देखते हैं। उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। केवल कर देने वाले शिक्षित या संपत्ति रखने वाले लोग ही वोट दे सकते थे। कौन? संपत्ति रखने वाले लोग ही वोट दे सकते थे और शिक्षित। ये आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 31। भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो आंसर है आपका बी, 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम में ने 15 सदस्यीय भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 32। द्वैत शासन का अर्थ क्या है? तो 2 राजाओं का शासन, केंद्र और राज्यों का शासन, 2 प्रकार के विषयों आधारित आरक्षित और हस्तांतरित का शासन, और डी है आपका हिंदू और मुस्लिम का शासन। तो इसमें आंसर होगा आपका सी, 2 प्रकार के विषयों आरक्षित और हस्तांतरित का शासन। डिटेल देखते हैं। शासन के विषयों को 2 विषयों में बांटना द्वैत शासन कहलाता था, यानी कि शासन के विषयों को कितने विषयों में? 2 विषयों में बांटना, 2 श्रेणियों में बांटना द्वैत शासन कहलाता था। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू किस पद पर थे? भारत के वायसराय, भारत के राज्य सचिव, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, सेनापति। तो ये थे भारत के राज सचिव। कौन थे? भारत के राज सचिव। तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। ये आपको याद रखना है। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। एंड नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट 34 क्वेश्चन। किस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की? तो ऑप्शन है आपका 1935, 1919 और 1909। तो इसमें आंसर होगा आपका इन तीनों में से 1935। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1935 के अधिनियम के द्वारा कुल कितने प्रांतों में विधानसभा के साथ विधान परिषद 2 सदन भी थी? तो आंसर है आपका बी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। इन सब में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा पूर्ण संप्रभुत्व का दर्जा किस एक्ट ने दिया? तो ये कौन से एक्ट ने दिया? 1947 के एक्ट ने।
ये आपको याद रखना है। तो इस एक्ट में यह घोषणा की गई कि 1947 के अधिनियम ने, मैं बता रही हूँ आपको, 1947 के अधिनियम ने क्या घोषणा की, इन्होंने की कि ये संविधान सभा किसी भी ब्रिटिश कानून को बदल सकती है या निरस्त कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है। ये था ऑप्शन आपका, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। भारत के विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना कब पेश की गई? तो इसमें आंसर है आपका ए 3 जून 1947। डिटेल देखते हैं। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है, जिसे भारत विभाजन और स्वतंत्रता की रूपरेखा रखी, मतलब जिसने भारत विभाजन और स्वतंत्रता की रूपरेखा रखी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। 1858 के अधिनियम के बाद भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? तो आंसर है आपका सी लंदन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 38 का डिटेल भी है, देख सकते हैं आप। भारत सचिव और उसकी परिषद लंदन में बैठकर भारत शासन चलाती थी। कहाँ बैठकर? इतनी दूर से लंदन में बैठकर भारत का शासन चलाती थी। चलते हैं क्वेश्चन 39। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर किस अधिनियम का निर्माण आधारित था? तो आंसर है आपका 1935। डिटेल देखते हैं। साइमन कमीशन 1927 और 3 गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर 1935 का एक्ट बना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? जो भी अपना नेशनल फ्लैग है उसको राष्ट्रीय संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो आंसर है आपका 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। तो अभी डिटेल भी देख लीजिए। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के प्रभाव के दौरान ही संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को मैंने हाईलाइट भी किया है, आप देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।